सी हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस क्वांटम ऑप्टिक्स ये सारे कर लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे इसको, क्या है आपके एटॉमिक के पार्ट को, कुछ क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीज़। तो क्वेश्चन देखते हैं। द स्पिन ऑर्बिट इफेक्ट स्प्लिट्स द टू पी से 2s में स्प्लिट हो रहा है, जो कि ट्रांजिशन इनटू लिथियम, ठीक है, into lines of separation this corresponding positive value of energy difference between the two lines। बहुत ईजी है। क्या होगा, E इज इक्वल टू एच नहीं होगा, या हम इसको एच सी बाई लैमडा भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, एच, यहाँ पे सी कांस्टेंट आ गया। अब ये तो डेल लैमडा होगा और ये लैमडा स्क्वायर होगा, क्लियर है। तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1240 इंटू 0.14 एंगस्ट्रॉम, और ये हो जाएगा 6521 एंगस्ट्रॉम, लेकिन स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये लगभग आएगा आपको 4.08 -5, क्लियर है। ओके, इलेक्ट्रॉन, तो इसके लगभग 08 ये वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्या है, लैमर फ्रीक्वेंसी पर प्रोटॉन का निकालना है, ठीक है। लैमर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन निकालना, जैसे कि हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू तुम्हारा होता है ओमेगा बी बी बाई योर एच का, क्लियर है। अब इसी को हमें प्रोटॉन के लिए इस्तेमाल करना है, इसी को हमें किसके लिए इस्तेमाल करना है, प्रोटॉन के लिए, क्लियर है। अब क्या करेंगे, प्रोटॉन के लिए जब इस्तेमाल करेंगे तो यू म्यू पी इज इक्वल टू 2 म्यू बी, और यहाँ पे स्पिन आ जाएगा और यहाँ पे इसका एच कट हो जाएगा। तो बताओ, स्पिन को हम लोग इसके वैल्यू में लिख देते हैं एच कट, और ये एम एस एच कट हो गया, क्लियर। अब इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2 म्यू बी एच कट इंटू 1/2 एच कट। तो क्या है, ये इसके बराबर नहीं हो गया, इसका मतलब म्यू पी जेड ये बराबर हो गया म्यू बी के, ये इतना हमें पता चल गया, क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होगा, ठीक है। या हम लिख सकते हैं कि इसी को म्यू बी बी बाई एच कट, ठीक है। और इस एच कट को हम ऊपर ले जा सकते हैं, यानी हम क्या करेंगे, 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 2 पाई म्यू पी जेड इंटू बी बाई एच, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, म्यू इज इक्वल टू म्यू पी जेड बी बाई एच कट, ठीक है, एच कट कुछ इस तरीके का आया है। अब देखो, अब इससे मिलता जुलता तुम्हारा आंसर कौन सा है, टू एच कट, ये वाला, तो ये वाला इसका राइट ऑप्शन, क्लियर है। आगे बढ़े। नाउ सी दिस क्वेश्चन, फॉर अ एटम इन द स्टेट दिस स्टेट से 2d 5/2 का लैंडेज जी फैक्टर निकालना है। ये तो बस फॉर्मूला बैठाना है और तो कुछ है ही नहीं। लैंडेज जी फैक्टर का क्या होगा, स्टेट क्या है हमारी 2d 5/2, क्लियर है। तो जी वाला फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू 1 प्लस जे जे प्लस 1 प्लस एस एस प्लस 1 और माइनस एल एल प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 जे जे प्लस 1, क्लियर है। जे तुम्हारा 5/2 हो गया। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जे हो जाएगा 5/2, एल हो जाएगा 2, और यहाँ पे दिया है 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो ये s क्या हो जाएगा बताओ, 1/2। अब इसी का इस्तेमाल करना है सारी चीजों को पुटिंग वैल्यूज, क्लियर है।
वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू 1 प्लस 5/2, 5/2 प्लस 1 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1 माइनस 2, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 5/2, 5/2 प्लस 1। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, 1 प्लस, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 35/4, ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा तुम्हारा 6। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 35/2। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2/35 और 38/4 माइनस 6। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कुछ 1 प्लस 1/5। तो ये हो जाएगा 1/5 हो गया, 1 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1.02। आंसर हो जाएगा, देख लो भाई कौन सा है, 1.02। सॉरी 1.2। ठीक है, तो ये वाला आंसर तुम्हारा होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, ये आपका एक स्टर्न गेर्लच एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे बीम ऑफ सिल्वर ऑफ एटम मास m0 passes through the region delta x in the direction original beam. In the region of magnetic field, gradient is set up in the z direction. Okay, so beam enters this region with the velocity v. Atoms get deflected by a distance delta z. When they leave the region, the magnetic field gradient dB dz is given by, okay, तो dB by dz निकालना। किस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये है। ठीक है, इसके अलाइनमेंट में निकलते समय ये ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, तो ये जितना ऊपर गया उसको उसने बोला कि ये डेल जेड है, और ये टोटल डिस्टेंस जो है ये तुम्हारी डेल एक्स है। क्लियर है, चलो तो हम जानते हैं भाई कि डेल जेड जो होगा वो क्या होगा, म्यू जेड। अच्छा, ये आइसबर्ग की एक बुक जो आती है, शायद सबने जो क्वांटम मैकेनिक्स की है वो सबने पढ़ी होगी अपने एमएससी के टाइम में। सो यू विल सी दिस क्वेश्चन इज इजीली सॉल्व ओवर देयर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया गया है, तो आप इजीली उसको वहाँ पे भी देख सकते हो। कॉन्सेप्ट जो भीतर का है, बिकॉज बीएचयू वगैरह में क्या है, एमएससी में इसको कंपलसरी होता है इस बुक को पढ़ना। तो आई थिंक दैट यू ऑल्सो रेड दैट, रेड कलर की होती है। डेल बी जेड अपॉन डेल जेड, ये क्या हो जाएगा 2m0 b स्क्वायर डेल जेड अपॉन म्यू जेड डेल एक्स स्क्वायर। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m0 b स्क्वायर डेल जेड अपॉन योर म्यू बी। ठीक है, म्यू बी, और ये हो जाएगा डेल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी से निकाल के रख लो, क्या हो जाएगा। तो फाइनली जो मेरा आंसर आया, फाइनली हमें क्या मिला, इसी को इधर लिख रही हूँ, डेल बी जेड अपॉन डेल जेड। क्लियर, so what I will get, I will get 4m0 me v square del z upon e h cut del x का स्क्वायर। क्लियर है, इसे आंसर मैच कर लो अपना, आगे चलते हैं। नाउ सी, इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि अ सर्टेन एटम हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन 3D लेवल, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल ml वैल्यूज। ठीक है, टोटल ml वैल्यूज की मैक्सिमम वैल्यू पूछा है फॉर द 6 इलेक्ट्रॉन्स, एंड व्हाट इज द टोटल ms इन द कन्फिगरेशन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स बोला है तो इसको अरेंज करते हैं पहले। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल अपना लगाते हैं जो तुम लोग ने शायद ग्रेजुएशन से पढ़ा है, 3 4 5, सब में पहले भरो, कितने हो गए, 5 हो गए, फिर छठवा यहाँ पे आके बैठ गए। अब ये क्या है, -2 -1 0 1 2। ठीक है, अब इसको ml क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा -2 -1 0 1 और 2। लेकिन याद रखना, अगर हम मैक्सिमम ml का बोले तो ये क्या हो जाएगा, ml इज इक्वल टू -2। क्लियर,
और ms तुम लोग क्या करोगे, ms करोगे भाई 1/2 -1/2 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इतने सारे हो गए। तो ये तो कट गया, लेकिन बचा ये, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नॉर्मली तुम लोग यही करोगे, बट यहाँ पे मैंने पहले भी टिक किया कि ये क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज, मैक्सिमम पॉसिबल मतलब, तो जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, पहले के 2 खोखे तो छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, पहले 2 वाले छोड़ देंगे और 6 को इसी में अरेंज करेंगे, ठीक है, 6 को हम इसी में अरेंज करेंगे। तो इस हिसाब से मेरे पास क्या हुआ, 0 1 और 2 हुआ ना, 0 1 और 2 हुआ। अब इस 0 1 2 में ml क्या लिखेंगे हम, ml लिखेंगे 0 1 और 2, क्लियर है। तो इसका मतलब हम कैसे करेंगे, आई विल राइट एट 0 0 कुछ नहीं है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर तुम्हारा 2 है प्लस 2 है, दो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और इधर के 4, 6 हो गए टोटल, क्लियर है। और ms क्या लिखेंगे, ms तुम्हारा हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि सारे भरे हुए हैं, तो फिर भी आई एम राइटिंग सारे क्या है, भरे हुए हैं, तो ms तो तुम्हारा 0 हो जाएगा, वाई, बिकॉज ऑपोजिट स्पिन से सारे भरे हुए हैं। तो आंसर विल बी व्हाट, 6 and 0, 6 and 0, दिस वन, क्लियर है कैसे हुआ। थोड़ी सी चीज के लिए क्वेश्चन गलत हो गया बहुतों का, ठीक है। देखो इतने तो हमारे क्या थे, एटॉमिक के क्वेश्चंस थे, ठीक है, एटॉमिक के। अब हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोडायनामिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ सी, इसमें क्या दिया है, एन एसी सोर्स विद रेजिस्टेंस दिस इज कनेक्टेड टू अ प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर, रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू अ सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, आर है जो कि सेकेंडरी का है, पहले का 100 है, और पहले में ये 500 टर्न है, और एंड सेकेंडरी में ये 100 टर्न है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। देखो पहले तो हम लोग जानते हैं कि टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर, टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ले सकते हो, इसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, बीएससी वगैरह में, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक है, इट इज बीएससी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू तुम्हारा v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 होता है, इज इक्वल टू i2 अपॉन i1 होता है, इतना हमको पता है। अब देखो यहाँ पे सारी चीजें लिख लो, R1 क्या है, 100 ओम है, R2 क्या है, मेरा सिंपल R है, जबकि N1 क्या है, 500 है, और N2 क्या है, 100, क्लियर, इतना हमें पता है। लेकिन क्या होगा, पावर जो होगा दोनों कॉइल्स में वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो हम लिखेंगे पावर जनरेटेड इन बोथ द कॉइल्स, जनरेटेड इन बोथ कॉइल्स, मतलब प्राइमरी और तुम्हारे सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी में आर सेम, क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 स्क्वायर अपॉन R1 इंटू R1, I2 स्क्वायर अपॉन इंटू R2, ठीक है, या क्योंकि ये सेम है तो हमें क्या मिल जाएगा, I1 स्क्वायर R1 इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R2, क्लियर है। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 स्क्वायर अपॉन I1 स्क्वायर, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, यहाँ से, क्लियर है। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा बताओ, फाइनली जब हम इसको यूज करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, 500/100 के होल स्क्वायर, 5/1 हो जाएगा, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 25/1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये तुम्हारा हो जाएगा R2 जो होगा वो होगा R1 अपॉन 25, अब R1 क्या है, R1 तुम्हारा 100 है और ये 25 है, इसका मतलब 4 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट R2 की वैल्यू जो R थी वो क्या है, 4 ओम, इज दिस क्लियर, तो ये तुम्हारा राइट ऑप्शन, ओके। आगे बढ़ते हैं। Now see this question. A uniform electric field exists in a region between two oppositely charged plates. ठीक है भाई, two oppositely charged plates के भीतर है, and electron is released from the rest of the surface of the negatively. अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इससे इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया गया है सरफेस से,
strikes the surface of the opposite plate at the distance L मीटर away. ठीक है, इससे स्ट्राइक किया है जो कि L डिस्टेंस अवे है टाइम t पर. तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा टी टाइम पे निकालना है. और ये क्वेश्चंस आपके जो नीट वगैरह की तैयारी करते हैं, आईटी वगैरह की तैयारी करते हैं क्लास 12 में, उनका क्वेश्चन है. ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं बताओ. हम लोग इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. हम लोग डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1/2 AT² करेंगे ना. करेंगे इसको, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, रिलीज्ड एट रेस्ट, रेस्ट से रिलीज्ड हुआ है. ठीक है, सो सीधा सीधा. और ए क्या होगा आपका, तो इससे हमें ए क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा 2 डेल एक्स अपॉन t². ठीक है, यहाँ पे टी क्या है, डेल्टा टी है, याद रखना. दूसरी चीज E इज इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, चार्ज मेरा इलेक्ट्रॉन है, तो ये MA अपॉन क्या हो जाएगा, E हो जाएगा. सारे मटेरियल को पुट करते, पुटिंग ऑल दिस. ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये मेरा E जो होगा वो क्या हो जाएगा, M/E, और इधर हो जाएगा 2 डेल एक्स अपॉन t². इसमें क्या वैल्यूज पुट करेंगे, तो M/E तो ऐसा रहेगा 2 इंटू एल हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी का स्क्वायर हो जाएगा. क्लियर है, डेल्टा टी का स्क्वायर. देख लो भाई कौन सी वैल्यू इसमें है, 2 ml ई डेल्टा टी पहला वाला. क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. Now see this question. The magnitude of the magnetic field at a perpendicular distance, this 20 centimeter perpendicular distance है, long straight wire carrying current. Long straight wire carrying current में कितना है, 35 एम्पियर. ठीक है, और perpendicular distance क्या है इसका, 20 सेंटीमीटर. ठीक है, इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. क्लियर है इतना. अब क्या बोला है इन लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड. अरे यार ये तो कितना इजी क्वेश्चन है. एंड आई थिंक आई हैव पुट सम ऑफ द वीडियोस भी इसके ऊपर मैंने डाल रखे हैं ऑलरेडी. सिर्फ और सिर्फ उसमें क्वेश्चंस रहेंगे. तो बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा 2μ0I अपॉन 4πA. अगर ऐसे करे तो μ0 की वैल्यू डाल दो इसमें. ठीक है, μ0 की अगर वैल्यू डाले तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, μ0 की वैल्यू डाल दो, 4π इंटू 10⁻7, 2 इंटू 4π इंटू 10⁻7. आई है 35 एम्पियर, और नीचे बैठा दो 4π इंटू ये कितना है, 20 इंटू 10⁻2. तो भाई ये कट गया, ये 10 हो गया, -1 ऊपर +1 में जाएगा, तो इज इक्वल टू 10⁻⁻5 इंटू 3.5 आ जाएगा. क्लियर, 3.5 आ जाएगा, और ये टेस्ला होगा. अब देखो यहाँ पे इन लोगों ने एक भी आंसर ऐसा नहीं दिया है. सो आरपीएससी ने ही इसको, इसके आंसर के में भी तुम लोग चेक भी कर लेना, स्टार बना के छोड़ा है. हाउ कैन दे डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स. एनी हाउ जस्ट मूव, ये बोनस आंसर था, सबको मिला है. चलो आगे बढ़ते हैं. सी दिस क्वेश्चन क्या है, द आपका द लीस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ TMN waves of a rectangular wave डायमेंशंस दी हुई है. इसके क्या है, डायमेंशंस दी हुई है. सो वी नो दैट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये होता है आपका FC. एक तो ये हो जाएगा m²/a² इंटू n²/b². ठीक है, और साथ में क्या होता है, ओमेगा. अब ये हम ओमेगा सी है, ओमेगा सी है. ठीक है, सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू c/2. ठीक, और ये हो जाएगा आपका क्या, m², और उधर वाला हो जाता है n². तो m² अपॉन a² प्लस n² अपॉन b². क्लियर है, इतना तो हम लोग को पता है. लेकिन जब डोमिनेंट फेज निकाला जाए एक रेक्टेंगुलर वेव का, डोमिनेंट, या आप बोल सकते हो, या इसको भी छोड़ के आप ये भी बोल सकते हो, मेनली जो लीस्ट या जो मिनिमम निकाला जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा. जब ये 10 हो जाएगा तो ये एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, c/2. अच्छा, इसका तो होगा लेकिन इसका 0 आएगा. सो व्हाट आई विल गेट, 1/a². इसका मतलब क्या हो जाएगा, c/2 इंटू 1/a इक्वल टू c/2a. अब वैल्यूज पुट कर देंगे. ठीक है, तो c हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू, इधर लिखते हैं
एफ सी इज इक्वल टू आपका c बाई 2a इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू ए क्या है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर 5 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा 2, तो 6 हो जाएगा 10 बस 10 to the power 10, so it will be 3 into 10 to the power 9 hertz, or I can say that 3 gigahertz, ठीक है 3 gigahertz। आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब हम कैसे करेंगे, आई विल राइट एट 0 0 कुछ नहीं है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर तुम्हारा 2 है प्लस 2 है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये क्या हो जाएगा 2 और इधर के 4, 6 हो गए टोटल, क्लियर है। और ms क्या लिखेंगे, ms तुम्हारा हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि सारे भरे हुए हैं, तो फिर भी आई एम राइटिंग सारे क्या है भरे हुए हैं, तो ms तो तुम्हारा 0 हो जाएगा, वाई, बिकॉज ऑपोजिट स्पिन से सारे भरे हुए हैं, तो आंसर विल बी व्हाट 6 and 0, 6 and 0, दिस वन। क्लियर है कैसे हुआ, थोड़ी सी चीज के लिए क्वेश्चन गलत हो गया, बहुत होगा, ठीक है। देखो इतने तो हमारे क्या थे, एटॉमिक के क्वेश्चंस थे, ठीक है, एटॉमिक के। अब हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोडायनामिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ सी, इसमें क्या दिया है, एन एसी सोर्स विद रेजिस्टेंस दिस इज कनेक्टेड टू अ प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर, रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू अ सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। आर है जो कि सेकेंडरी का है, पहले का 100 है, और पहले में ये 500 टर्न है, और एंड सेकेंडरी में ये 100 टर्न है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। देखो पहले तो हम लोग जानते हैं कि टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर, टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ले सकते हो, इसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, बीएससी वगैरह में, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक है, इट इज बीएससी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू तुम्हारा v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 होता है, इज इक्वल टू i2 अपॉन i1 होता है, इतना हमको पता है। अब देखो यहाँ पे सारी चीजें लिख लो, R1 क्या है 100 ओम है, R2 क्या है मेरा सिंपल R है, जबकि N1 क्या है 500 है, और N2 क्या है 100, क्लियर, इतना हमें पता है। लेकिन क्या होगा, पावर जो होगा दोनों कॉइल्स में वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो हम लिखेंगे पावर जनरेटेड इन बोथ द कॉइल्स, जनरेटेड इन बोथ कॉइल्स, मतलब प्राइमरी और तुम्हारे सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी में आर सेम, क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 स्क्वायर अपॉन R1 इंटू R1, I2 स्क्वायर इंटू R2, ठीक है। या क्योंकि ये सेम है, तो हमें क्या मिल जाएगा, I1 स्क्वायर R1 इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R2, क्लियर है। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 स्क्वायर अपॉन I1 स्क्वायर, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, यहाँ से, क्लियर है। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा बताओ, फाइनली जब हम इसको यूज करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, 500/100 के होल स्क्वायर, 5/1 हो जाएगा, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 25/1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये तुम्हारा हो जाएगा R2 जो होगा वो होगा R1 अपॉन 25, अब R1 क्या है, R1 तुम्हारा 100 है और ये 25 है, इसका मतलब 4 हो गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट R2 की वैल्यू जो R थी वो क्या है 4 ओम, इज दिस क्लियर, तो ये तुम्हारा राइट ऑप्शन, ओके। आगे बढ़ते हैं। Now see this question. A uniform electric field exists in a region between two oppositely charged plates. ठीक है भाई, two oppositely charged plates के भीतर है, and electron is released from the rest of the surface of the negatively. अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इससे इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया गया है सरफेस से,
strikes the surface of the opposite plate at the distance L मीटर away. ठीक है, इससे स्ट्राइक किया है जो कि L डिस्टेंस अवे है टाइम t पर. तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा टी टाइम पे निकालना है. और ये क्वेश्चंस आपके जो नीट वगैरह की तैयारी करते हैं, आईटी वगैरह की तैयारी करते हैं क्लास 12 में, उनका क्वेश्चन है. ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं बताओ. हम लोग इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. हम लोग डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1/2 AT स्क्वायर करेंगे ना. करेंगे इसको, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, रिलीज्ड एट रेस्ट, रेस्ट से रिलीज्ड हुआ है. ठीक है, सो सीधा सीधा. और ए क्या होगा आपका, तो इससे हमें ए क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा 2 डेल एक्स अपॉन टी स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे टी क्या है, डेल्टा टी है, याद रखना. दूसरी चीज E इज इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, चार्ज मेरा इलेक्ट्रॉन है, तो ये MA अपॉन क्या हो जाएगा, E हो जाएगा. सारे मटेरियल को पुट करते, पुटिंग ऑल दिस. ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये मेरा E जो होगा वो क्या हो जाएगा, M/E, और इधर हो जाएगा 2 डेल एक्स अपॉन टी स्क्वायर. इसमें क्या वैल्यूज पुट करेंगे, तो M/E तो ऐसा रहेगा 2 इंटू एल हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी का स्क्वायर हो जाएगा. क्लियर है, डेल्टा टी का स्क्वायर. देख लो भाई कौन सी वैल्यू इसमें है, 2 ml ई डेल्टा टी पहला वाला. क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. Now see this question. The magnitude of the magnetic field at a perpendicular distance, this 20 centimeter perpendicular distance है, long straight wire carrying current. Long straight wire carrying current में कितना है, 35 एम्पियर. ठीक है, और perpendicular distance क्या है इसका, 20 सेंटीमीटर. ठीक है, इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. क्लियर है इतना. अब क्या बोला है इन लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड. अरे यार ये तो कितना इजी क्वेश्चन है. एंड आई थिंक आई हैव पुट सम ऑफ द वीडियोस भी इसके ऊपर मैंने डाल रखे हैं ऑलरेडी. सिर्फ और सिर्फ उसमें क्वेश्चंस रहेंगे. तो बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा 2μ0I अपॉन 4πA. अगर ऐसे करे तो μ0 की वैल्यू डाल दो इसमें. ठीक है, μ0 की अगर वैल्यू डाले तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, μ0 की वैल्यू डाल दो, 4π इंटू 10⁻7, 2 इंटू 4π इंटू 10⁻7. आई है 35 एम्पियर, और नीचे बैठा दो 4π इंटू ये कितना है, 20 इंटू 10⁻2. तो भाई ये कट गया, ये 10 हो गया, -1 ऊपर +1 में जाएगा, तो इज इक्वल टू 10⁻⁻5 इंटू 3.5 आ जाएगा. क्लियर, 3.5 आ जाएगा, और ये टेस्ला होगा. अब देखो यहाँ पे इन लोगों ने एक भी आंसर ऐसा नहीं दिया है. सो आरपीएससी ने ही इसको, इसके आंसर के में भी तुम लोग चेक भी कर लेना, स्टार बना के छोड़ा है. हाउ कैन दे डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स. एनी हाउ जस्ट मूव, ये बोनस आंसर था, सबको मिला है. चलो आगे बढ़ते हैं. सी दिस क्वेश्चन क्या है, द आपका द लीस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ TMN वेव्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर वेव है, डायमेंशंस दी हुई है. इसके क्या है, डायमेंशंस दी हुई है. सो वी नो दैट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये होता है आपका FC. एक तो ये हो जाएगा m²/a² इंटू n²/b². ठीक है, और साथ में क्या होता है, ओमेगा. अब ये हम ओमेगा सी है, ओमेगा सी है. ठीक है, सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू c/2. ठीक, और ये हो जाएगा आपका क्या, m², और उधर वाला हो जाता है n². तो m² अपॉन a² प्लस n² अपॉन b². क्लियर है, इतना तो हम लोग को पता है. लेकिन जब डोमिनेंट फेज निकाला जाए एक रेक्टेंगुलर वेव का, डोमिनेंट, या आप बोल सकते हो, या इसको भी छोड़ के आप ये भी बोल सकते हो, मेनली जो लीस्ट या जो मिनिमम निकाला जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा. जब ये 10 हो जाएगा तो ये एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, c/2. अच्छा, इसका तो होगा लेकिन इसका 0 आएगा. सो व्हाट आई विल गेट, 1/a². इसका मतलब क्या हो जाएगा, c/2 इंटू 1/a इक्वल टू c/2a. अब वैल्यूज पुट कर देंगे. ठीक है, तो c हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू, इधर लिखते हैं
एफ सी इज इक्वल टू आपका c/2a इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻8 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू ए क्या है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर 5 इंटू 10⁻−2, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा 2, तो 6 हो जाएगा 10 बस 10⁻10, so it will be 3 into 10⁻9 hertz, or I can say that 3 gigahertz, ठीक है 3 gigahertz। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या किनेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल, ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस इसमें इतना है, प्लेन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विद टाइम। ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी करने वाली है, और किस तरह से वेरी कर रही है, इस तरीके से वेरीज विद टाइम। कितना है, मिली वेबर है, तो इंड्यूस करंट इन द कॉइल इतना सेकेंड में। इट इज सो इजी। क्या है तुम्हारा फाई जो है वो क्या है, कोई बताओ भाई, फाई क्या है, फाई इज इक्वल टू 2t³ प्लस 5t प्लस 7 है, क्लियर। अच्छा, अब हमें क्या करना है, d∅/dt करना है, पहला काम तो d∅/dt करो, तो ये क्या हो जाएगा 6t² प्लस 5, ठीक है 6t²/5 हो गया। अब ये टाइम क्या है, टाइम है तुम्हारा 5 सेकंड का, तो इसका तुम 5 सेकंड वाला निकाल लो, तो d∅/dt एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स का, तो ये क्या हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 6, तो तुम्हारा हो गया 6 इंटू 25 प्लस 5, तो ये हो गया तुम्हारा 150 प्लस 5, ये हो गया 155, ठीक है। और ये किस पे आया, ये तुम्हारा बताओ भाई, किस पे आया, ये मिली वोल्ट्स पर आया, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, E इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है इंड्यूस करंट, तो ये हो जाएगा E/R इज इक्वल टू I, ये तुम्हारा क्या है, इंड्यूस्ड करंट फ्लक्स के कारण, ठीक है, तो E क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 155 डिवाइडेड बाई तुम्हारा 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 31, क्या हो जाएगा मिली एम्पियर, तो कौन सा आंसर ये था, क्लियर है। आगे बढ़े। अब ये वाला क्वेश्चन क्या दिया है, ओ माय गॉड, सी ये वाला क्वेश्चन तो ये रट्टू टाइप का क्वेश्चन है, हर जगह कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। क्या है, बाउंड्री कंडीशन के ऊपर है, एट द इंटरफेरेंस बिटवीन द वन डाइलेक्ट्रिक एंड another the electric field lines bends assuming there is no free charge, ये हमें देखना पड़ेगा at the boundary, तो फिर ये निकालो, रिलेशनशिप निकालो, ये बहुत बार किया हुआ है, रटा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, सो इसको तो कोई कहेगा ही नहीं कि क्या होगा। नाउ अब मुझे ये बताओ ये क्या हो जाएगा, मैं इसी डायग्राम में ही लिख दे रही हूँ, ठीक है, सो ये हो जाएगा E1 तुम्हारा sin θ2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा E1 cos θ1, क्लियर, E2 cos θ2, E2 cos θ2, और ये हो जाएगा E1 E2 sin θ1, ठीक है। अब ये हमें करना है, तो कैसे करेंगे भाई, ये एक जो टेंजेंशियल है वो क्या हो जाएगा E2t के बराबर, राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं, E1 sin θ1 इज इक्वल टू E2 sin θ2, राइट, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देयर इज नो फ्री चार्ज, तो D वाला पार्ट तो इसका मतलब दोनों का इक्वल हो गया, नॉर्मल वाला, तो D1n इज इक्वल टू D2n नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन E1n इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 E2n। देखो मैंने ये सारी चीजें बता रखी हैं, इवन बहुत सारे वीडियोस भी इसके बाउंड्री कंडीशन पे मैंने अपलोड कर रखे हैं,
तो जस्ट यू कैन सी फ्रॉम देयर ऑल्सो कैसे बाउंड्री कंडीशंस होते हैं. E1 epsilon 1 E1 cos theta 1 is equal to epsilon 2 E2 cos theta 2. ठीक है, इक्वेशन नंबर 2. अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो चलो लिखते हैं डिवाइडिंग 1 एंड 2. ठीक है, 1 से 2 को डिवाइड किया, ये डिवाइड किया 1 डिवाइडेड बाई 2. क्लियर है. तो हम क्या कहेंगे भाई, E1 sin थीटा 1 डिवाइडेड बाई E2 तुम्हारा एक तो E1 cos थीटा 1, ये एप्सिलॉन 1 के साथ आएगा, और दूसरे साइड क्या रहेगा, E2 sin थीटा 2 अपॉन एप्सिलॉन 2 E2 cos थीटा 2. क्लियर है. तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2 एप्सिलॉन 2. तो ये क्या देगा भाई, ये E2 बाई एप्सिलॉन 2 बाई एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2 अपॉन tan थीटा 1. देख लो कौन सा है और उसको कुचुक कर दो. क्लियर. आगे बढ़ते हैं. सी, अब ये क्या बोला है, अ क्लोज गॉसियन सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ अ हेमिस्फीयर एंड अ सर्कुलर डिस्क. एक सर्कुलर डिस्क है ये वाला पार्ट, और ये वाला चलो थोड़ा सा दिखाते हैं, ये वाला सर्कुलर डिस्क वाला पार्ट है, और ये वाला क्या है, उसका हेमिस्फीयर है. ठीक है, रेडियस r है. इज प्लेस्ड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड as shown in the figure. The flux of the electric field vector coming out in the curved surface. Electric field vector क्या जो कर्व्ड के बाहर आ रहा है, तो ये है तुम्हारा 30 डिग्री. क्लियर है. अब बताओ, ये जब 30 डिग्री हो गया तो इसको एक्सटेंड किया तो ये कितना डिग्री हो गया, 180 में से 30 जाएगा तो वो 150 डिग्री का हो गया. क्लियर. इतना क्लियर है. हमें यही चाहिए एक्चुअली, तभी मैंने लिखा आप लोगों के लिए. अब देखो क्या करेंगे, हम जानते हैं टोटल नेट फ्लक्स अगर क्या होगा, 0 हो जाएगा. अगर यूनिफॉर्म फील्ड से नेक्स्ट प्लस निकल रहा है तो क्लोज सरफेस में वो 0 हो जाएगा. तो हम यही करेंगे कि फाई ऑफ डिस्क इज इक्वल प्लस फाई ऑफ कर्व सरफेस इज इक्वल टू 0. बाकी सब इसमें पुट कर दो. अब फाई ऑफ डिस्क क्या हो जाएगा, फाई ऑफ डिस्क क्या हो जाएगा भैया, ई डॉट डी एस ही तो है एक हमारे पास निकालने वाला, और ये है क्लोज सरफेस का. ठीक है, ये निकाल लो, प्लस फाई ऑफ कर्व का निकालो, फाई ऑफ कर्व का निकालो. और जब तुम निकालोगे, क्योंकि ये 0 है तो ये उसके क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ फाई ऑफ डिस्क हो जाएगा. क्लियर है. तो तुम्हें मेन इसका ही निकालना है. इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ई डॉट डी एस यानी ई डॉट कॉस थीटा. ठीक है, तो तुम्हारा ds क्या हो जाएगा, आर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. cos थीटा क्या हो जाएगा, cos 150 डिग्री हो जाएगा. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस हिसाब से तुम निकालो, तुम्हारा आंसर निकल जाएगा. क्लियर है. क्लियर है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. अब ये वाला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या इनवेरिएंट रहेगा, अगर हम ये आर डैश ले लें, मान लेते हैं कि इसको हमको चेंज करना है सिस्टम में, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, आर माइनस वी गामा टी हो जाएगा. या तुम हम ये भी कह सकते हैं कि आर डैश को अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो आर माइनस वी टी हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है. तो अगर हम देखना चाहें कि आर, अब यहाँ पे जो वेक्टर्स है, वेक्टर ले लेते हैं. ठीक है, तो जब हम ये वेक्टर के अकॉर्डिंग करेंगे तो एक अगर R1 लिया, दूसरा अगर तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, वो दोनों का रिजल्टेंट आएगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि R2 डैश माइनस R1 डैश क्या हो जाएगा, R2 माइनस वी टी माइनस ऑफ R1 माइनस वी टी. क्लियर. तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 ही रह गया. ठीक है, तो देखो दोनों क्या है, सेम है ना. तो इसका मतलब क्या कि इन दोनों में लेंथ क्या रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा. लेंथ क्या रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में.
क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। देखो मैंने हमें जब अभी हम लोग मैक्सवेल्स के 4 इक्वेशंस पढ़ते हैं तो उसमें एम्पियर्स का मॉडिफिकेशन वाला करते हैं, और इसी के वजह से ही वो हमारा पॉइंट आता है जो कैपेसिटर्स वाला बोलते हैं। कैपेसिटर्स में फ्लो के बीच में कहाँ पे गैप में आ रहा है प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम को किसने दूर किया था? एम्पियर ने दूर किया था, और हम लोग ये कर्ल के टाइम में लेते हैं, राइट। तो ये तो एकदम रटा रटाया सा है, जिसके वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट भी आता है हमारा, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन, ये देख के ही तुम टिक कर दोगे यार, ये तो एकदम मतलब इसमें तो, इसमें कोई भी अगर गलत करके आए ना तो इट इज वेरी हार्श, दिल टूट जाए टीचर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग एमएससी में ये आप लोग पढ़ते ही हो, ठीक है। जब एंटीना का पढ़ाया जाता है तो उसमें पावर रेडिएटेड बाय ऑक्सीजन डाइपोल, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप लोग को भी पढ़ाया गया है। मैंने जब प्रिपरेशन के दौरान आप लोग के पेपर 2 के फर्स्ट ग्रेड के प्रिपरेशन के दौरान मैंने जब फॉर्मूला शीट लिखवाया था, तब ये वाला मैंने पॉइंट नोट आउट करवाया था। तो इसमें देख लो डायरेक्टली कि किसके आर वेरीज कैसे हो रहा है, ठीक है। आर क्या वेरीज हो रहा है यहाँ पे कहीं पर दिख रहा है तुम्हें आर? नहीं, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन द फ्रेम फिगर सॉरी शोन चार, यार ये तो 12th क्लास का क्वेश्चन है। ये आपके जो देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने ना मिक्सचर कर दिया है। आई शुडंट बी सपोज टू डू, जो कि 11 12 के क्वेश्चन है। चलो कोई नहीं, एक साथ सारे निपट जाएंगे। तो ये क्या है कि भाई इन कैपेसिटर्स में क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर अगर पैरेलल हो तो क्या होगा? C1 प्लस C2 हो जाएगा। और यही C इक्विवेलेंट अगर तुम्हारा सीरीज में हो तो 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑपोजिट होता है रेजिस्टेंस वाले केस में। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों पैरेलल है, तो पहले हम C डैश निकालेंगे, जो कि क्या होगा, इन पैरेलल का सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है C2 प्लस C3। तो ये C2 प्लस C3 क्या है भाई, ये C2 तुम्हारा देखो यहाँ पे 2 है और 3 है 1 है, तो ये क्या हो गया, 3 माइक्रोफेराड हो गया ना, 3 माइक्रोफेराड हो गया। जबकि C टोटल क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/3 हो जाएगा, 1/CT एक्चुअली। सो दिस इम्प्लॉयज दैट CT विल बी योर, C1 क्या है 4 into 3 डिवाइडेड बाई योर 7। क्लियर, 7 कहाँ से आया ये मत पूछो। इतना पूछोगे तो कूट डालेंगे। तो ये हो गया। अब देखो मेन प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, C इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई V होगा। मुझे निकालना क्या है, चार्ज निकालना है, तो Q निकालना है, तो दिस इम्प्लॉयज दैट Q इज इक्वल टू CV हो जाएगा। C कितना है 12/7 है, और V कितना है 100 वोल्ट है भाई, तो ये क्या हो जाएगा 1200/7 माइक्रो कूलम। क्लियर है, ओके, आगे बढ़ते हैं।